ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। तो अब हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, तो जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं चार्ज का मतलब यहाँ हम सब जानते हैं जो चार्ज है वो प्लस माइनस, मेनली जो यहाँ पर जिस चार्ज की बात की जा रही है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से वही चार्ज होते हैं जो करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं जो कि एक टाइप में चार्ज पार्टिकल ही है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में चलते हैं, जो हमारे हमारे जो सिग्नल है, जो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलते हैं हमारे ब्रेन से, वो भी किसके थ्रू मिलते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू मिलते हैं। अगर ये प्रॉपर्ली चलना बंद हो जाएंगे तो हमें ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलेंगे और हम एक टाइप से क्या हो जाएंगे, पैरालाइज। जब किसी व्यक्ति को कोमा में चला जाता है या कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है। उसी तरह ये जो चार्ज होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, चार्ज होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मेटल क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हम कहते हैं अभी इसमें चार्जिंग आ गई है, ये चार्ज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जानते हैं जो हमारे पास मीडियम है, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, उन सब में क्या हो रहा है, दे आर द मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने एक आयरन की रॉड को गर्म किया, हमने एक आयरन की रॉड को गर्म किया, उसके अंदर भी क्या है, यही चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, यही चार्ज पार्टिकल्स तो हैं जो हमने यहाँ पर गर्म किया। थोड़ी देर में चार्ज पार्टिकल चार्ज हो गए, क्या होने लगे, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हो जाने लगे, हाई टू लो। और क्या होने लग गया, धीरे धीरे करके पूरी छड़, पूरी रॉड, पूरी आयरन रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश और उसका फील्ड, तो बेसिकली हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स की यह वह ब्रांच है जिसमें क्या होता है, हम आवेशों की यानी चार्ज पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनके फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो इनके जो ये मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी अलग अलग फिनोमिना, जैसे फिनोमिना का बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका फिनोमिना है, मैंने आपको कहा ना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू फ्लो हो रही है, यही चार्ज पार्टिकल तो है उनके कारण। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होते तो कहाँ से करंट फ्लो होती, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते हैं, माइनस से पॉजिटिव की तरफ को जाते हैं, और करंट क्या करती है, पॉजिटिव से माइनस की तरफ को आती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है। तो ये सब क्या है, फिनोमिना है। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब देखो, अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। चार्ज पार्टिकल्स में यहाँ पर सबसे पहले जो नियम हम पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम, ठीक हो गया। अब कूलाम के नियम में भी क्या है, हम दो चार्ज लेंगे प्लस और माइनस, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम को हम इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली ये हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों के लिए है, क्योंकि बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी है तो मैं उसको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करूँगा और हिंदी में भी जरूर समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ, इधर ये दो चार्ज पार्टिकल ले लिए मैंने, Q1 और Q2, ठीक हो गया। और इन चार्ज पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R, ये चार्ज पार्टिकलों की डिस्टेंस है R। अब हमारा कूलाम का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच काम करने वाला या कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है
कूलाम्स का लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कूलाम, द फोर्स विच आर एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने Q1 Q2 लिया है, चाहे वो अट्रैक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो बेसिकली क्या है? F उन चार्ज पार्टिकलों के परिमाणों के मल्टीप्लिकेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ ही दो चार्ज पार्टिकलों के जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी वृत्त समानुपाती है। ठीक हो गया। अब ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, ये दो इक्वेशनों को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये तो नॉर्मल सी इक्वेशन हो गई, बस ये था आपका कूलम्ब्स का लॉ। अब मैं अगर इसी चीज को अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, देखो, अगर हमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1/4πε0, जो यहाँ पर हमने ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये आपका कूलाम का लॉ बन गया। दिस इज कूलाम लॉ। ओके, यहाँ पर जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक, 1/4πε0 की वैल्यू। अब हम यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखिए, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाना है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में दो चार्ज पार्टिकल लेंगे। ये हमारा एक्स और वाई बन गया, और एक तीसरा जेड एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दो चार्ज पार्टिकल, एक ये हो गया और एक थोड़ा सा ऊपर ये हो गया। ठीक, दो चार्ज पार्टिकल ले लिए, ये हमारा एक हमारा Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, Q1 Q2। अब इस चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है हमारे ओरिजिन एक्सिस से वो R1 है, इसके लिए R Q2 तो है, इसके लिए Q2 R2 हो जाएगा, और इसके लिए R1 हो जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो सबके ऊपर डायरेक्शन का निशान होना जरूरी है। ठीक, अब तो ओरिजिन से जो चार्ज पार्टिकल Q1 है, तो अब ये दोनों क्या है, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लग रहा है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, समान आवेश के हैं, तो कूलाम का जो नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पर अप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों समान चार्ज के हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन को लगेगा F21, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन को लगेगा F12। ठीक हो गया। और ये फोर्स, और जब इनका रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, देखिए ये R1 या R2, अब इसका रिजल्टेंट हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो होगी हमारी R21। R21 जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी R2 माइनस R1। तो डिस्टेंस भी हमें पता लग गई। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, ये था सदिश, जो आपका सदिश योग होता है उसके हिसाब से, सदिश योग के त्रिभुज के नियम से। ठीक,
इसलिए यहाँ हुआ R21 वेक्टर में R2 माइनस R1। ओके, तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे होते तो प्लस हो जाता, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए जब हम इनको जोड़ने गए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक दूसरे से माइनस हो गए। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट में, अब हम निकालेंगे दोनों का बल अलग अलग। यानी कहने का मतलब क्या है कि Q2 पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, उसी तरह Q1 पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q2 पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, यानी F21। ये हो गया 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21। ठीक, ये हो गई आपकी। अब ये देखिए, यहाँ पर हम जैसे हम जाते हैं F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था ना, कि यहाँ पर K होता था, K की वैल्यू 1/4πε0 है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये R, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है R2 माइनस R1, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, F21 इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड के अंदर R2 वेक्टर फॉर्म में R1 वेक्टर फॉर्म में का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब हमने पीछे R21 की वैल्यू निकाल रखी है, और ये जो यूनिट वेक्टर है उसको एज इट इज लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसी, ये तो निकल गया, क्या निकला, ये निकला Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स। अब जो निकलेगा, अब Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स निकलेगा Q1 पर, तो वो निकलेगा F12 1/4πε0, डायरेक्ट लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन, जस्ट उल्टा हो जाएगा, R1 वेक्टर फॉर्म माइनस R2 वेक्टर फॉर्म का स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो है, जो वेक्टर R1 जो यूनिट वेक्टर है R12, वो क्या है, वो R12 की, ये जो ये है ये एकांक वेक्टर, आपने पढ़ा होगा एकांक वेक्टर क्या होता है, या आप लोगों को एकांक वेक्टर, आपने वेक्टर की चैप्टर में पढ़ा होगा एकांक वेक्टर। तो ये एकांक वेक्टर यानी वेक्टर R12 की दिशा में एकांक वेक्टर R1 हो गया, और ये R21 की दिशा में एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर R21 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है तो इक्वली यूनिट वेक्टर R21 इक्वल टू ऑफ R12, बट क्या है, डायरेक्शन है एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो है एकांक वेक्टर जो है, इसको हम एकांक सदिश वेक्टर कहते हैं, वो जो एक दूसरे के बराबर तो है परिमाण में, बट दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। और अगर मैं इसी के आधार पर, इस समीकरण के आधार पर, ये जो समीकरण है हमारे पास, तीन समीकरण जो आई है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन समीकरणों के आधार पर मैं निकालूं, यानी अगर मैं इस वैल्यू को R21 की वैल्यू को ऊपर माइनस R12 कर दूं, तो इक्वेशन हमारी लगभग लगभग बराबर हो जाती है, और हमको क्या मिलता है, हमको समीकरण 2 और 3 से क्या मिलता है, देखिए समीकरण 2 व 3 से F वेक्टर 21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ये हमें प्राप्त होता है। ये क्या है, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों आवेशों पर जो लगने वाले बल हैं वो परिमाण में तो समान है, परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, और यही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है।
तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने कूलाम के नियम और कूलाम के सदिश जो नियम है उसका सदिश निरूपण किया। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।